हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्व सर, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कौटिल्य। कौटिल्य आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये एमए वाले बच्चों के सिलेबस में भी है और बीए वाले बच्चे जो बीए के बच्चे हैं उनके सिलेबस में भी है। एमए फर्स्ट सेमेस्टर और बीए थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पर जो एक टॉपिक आता है जो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, उसमें आपका सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो है कौटिल्य। कौटिल्य मोस्ट इंपोर्टेंट है और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो कौटिल्य के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आप सभी को पता है कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन माने जाते हैं? इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ माने जाते हैं। आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स के फादर कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ को माना जाता है। पर लेकिन हम अगर बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में एक नाम है जिनका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी, एक उनका ग्रंथ था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये आपके संस्कृत का शब्द है अर्थशास्त्र, और ये लिया गया है आपके कौटिल्य के बुक से। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कौटिल्य कौन थे। पहले तो इनके जीवन परिचय के बारे में, छोटा सा जीवन परिचय के बारे में इनकी बात करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें इनके इकोनॉमिक थॉट में क्या क्या है। देखिए, कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है, अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कहीं पे ये लिखा है। अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब आपका कोई भी ग्रंथ या कोई भी बुक या कोई भी थ्योरीज होती है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो अर्थशास्त्र क्या है? धनों के सिद्धांत से रिलेटेड होता है, मतलब कि थ्योरी ऑफ मनी। पर लेकिन अर्थशास्त्र जो इन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमिक्स के लिए नहीं लिखी थी। इन्होंने बुक ये लिखी थी आपकी राजनीति शास्त्र के लिए, मतलब राजनीति के लिए लिखी थी। थोड़ा सा इसके इनके बारे में बात कर लेते हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये 321वीं पूर्व की बातें हैं। ठीक है, कौटिल्य ने नंद का राज्य दिलाया था किसको? अपने जो इनके राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, कौटिल्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को नंद का राज्य दिलाया था तो कौटिल्य से प्रसन्न हुए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौटिल्य से प्रसन्न हुए बहुत, और कौटिल्य को कहा कि भाई अगर आपने हमें राज्य दिला दिया, राज्य को जीत दिला दी, तो एक और काम कर दीजिए, इस राज्य को कैसे चलाना है सही तरीके से उसके बारे में भी कुछ कीजिए। कौटिल्य ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम लिखा उन्होंने अर्थशास्त्र। जिस बुक का नाम क्या रखा? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किस लिए थी? अर्थशास्त्र में सभी कर्तव्यों के बारे में बताया गया था। कौन से कर्तव्य? कि राज्य किस प्रकार से चल सकता है, राज्य को किस प्रकार से चलाना चाहिए, राज्य के लिए क्या फायदेमंद है और क्या फायदेमंद नहीं है, हर चीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया। किसके लिए था? राजनीति के लिए था। पर लेकिन इनकी बुक हर संदर्भ में, मतलब कि हर एक टॉपिक को बहुत ही एक्सप्लेन करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है। और मेनली वो डिस्क्राइब करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा को। किसको? अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की परिभाषा को, वो भी हम देखेंगे। एक कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, जैसे कि इनकी जो बुक है उनमें कितने पेज है? 430 पेज थे, मतलब प्लस थे। कितने अध्याय थे? 15 अध्याय थे। ये आपको पता होना चाहिए। चाणक्य के कोई अलग अलग नाम भी है, जैसे कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है और इनका एक मूल नाम था जिसे बोलते हैं विष्णुगुप्त। तो आपको ये पता होना चाहिए। और कुछ बातें कर लेते हैं इनके बारे में। अर्थशास्त्र जो बुक थी अर्थशास्त्र के लिए नहीं थी, पर लेकिन ये किसके लिए थी? आपके राजनीति शास्त्र के लिए थी। लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अर्थशास्त्र को सब कुछ अच्छे से डिफाइन किया है। ठीक है, और कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो नॉर्मल। मैं मेन चीजें बताता हूँ। जो इनकी ग्रंथ है इसमें एक वर्ड आता है इनके ग्रंथ में, वार्ता। क्या आता है? वार्ता। वार्ता विश्व से संबंधित है। जो वार्ता है ना इनका, वार्ता, वो किससे संबंधित है? वार्ता विश्व से संबंधित है। तो आप वार्ता के बारे में जानिए। इन्होंने कहा कि जो वार्ता है वो वित्त संबंधित है। इन्होंने कहा कि हर चीज को वित्त से जोड़ा जा सकता है। देखो, मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि आपका कल ही एग्जाम है, तो इससे आप देख रहे होंगे वीडियो को, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पर लेकिन अगर मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ तो पहले क्या होता था, वस्तु को हम ना वस्तुओं से ही लेते थे, वस्तु को वस्तु से लेकर। लेकिन धीरे धीरे समय क्या हुआ कि चेंज हुआ। फिर हमने यूनिट्स बनाई, मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी किया है। यूनिट्स बनाई और यूनिट्स बनाकर उन्हें यूनिट्स में बांटा, और फिर हमारे ये सिक्के आए, मतलब कि मुद्राएं आई, और मुद्रा में हम चीज़ों को तोलने लगे, हम चीज़ों को मुद्रा के अनुसार लेने लगे। तो वही चीज़ हुई कि इन्होंने कहा कि हर चीज़ विश्व से जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी वस्तु का आदान प्रदान भी करते हैं तो वो भी किससे जुड़ा हुआ है? वो भी आपका विश्व से जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने वार्ता के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं आपको मेनली पॉइंट मैंने बता दिया, और चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं नोट्स सब कुछ भेज ही दूंगा ग्रुप में, और आप आराम से पढ़ लेना। ये क्या कहते हैं कि भाई देखो,
अगर किसी राज्य को ठीक प्रकार से चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जन कल्याण करना पड़ेगा। जन कल्याण एक मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देखो जब सभी लोग, जब आपके जो राज्य में जितने लोग रह रहे हैं, जितने भी जन हैं, अगर उनका कल्याण होगा, उनका क्या होगा, कल्याण होगा, तो सिंपल सी बात है, राज्य बड़ी आराम से चल पाएगा। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बातें और बताई, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ डीपली बात नहीं करेंगे और हम सीधा इनके चलते हैं। अब इतनी बातें आप बता देना, ठीक है, किससे कुछ चीज़ें किससे रिलेटेड होती है, ये सारी चीज़ें बता देना। उसके बाद हम मेन विचार पे चलते हैं। इनके विचार किस प्रकार के थे। इनके विचार में कुछ मेन इंपोर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले तो आपका वार्ता को समझाएंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा, ठीक है, मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, इसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा नहीं लिखी उन्होंने बस यही कहा था कि मनुष्य के पूर्व, सुन लीजिए अर्थशास्त्र की परिभाषा जो कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की परिभाषा ये कहती थी कि जो अर्थशास्त्र है वो कोई ऐसी बात नहीं है जो अभी आई है, ये मनुष्य के पूर्व, मतलब कि मनुष्य जब नहीं थे, जब से पहले से ही है, और हर एक वस्तु के आदान प्रदान में अर्थशास्त्र सम्मिलित है। ये इनकी परिभाषा के कुछ बोल हैं, आपको मैं भेज दूंगा, वहां से आप लिख लेना। इसमें इंक्लूडेड नहीं करी इन्होंने, जिस राइटर की बुक है। आगे चलते हैं। मेन सबसे पहले आप वार्ता बताएंगे कौटिल्य में, कौटिल्य के इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता देंगे। अर्थशास्त्र की बुक के बारे में बता देंगे, उसमें क्या क्या चीज़ थी, और फिर आ जाते हैं हम उनके थॉट्स के बारे में। थॉट्स में एक थॉट आता है कृषि से रिलेटेड। कृषि से रिलेटेड वो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा थॉट देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, कृषि सबसे ज़्यादा जरूरी है, और आज के समय पर भी आप देखते हो कृषि बहुत ज़्यादा जरूरी है। लगभग 75% अभी भी आज के समय पर भी लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं अपनी जीविका। तो इन्होंने वही बताया, कृषि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्होंने बताया कि कृषि बहुत जरूरी है, उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई भूमि सुधार के कार्यक्रम करने चाहिए। मतलब कि अगर आपको राज्य अच्छे से चलाना है, देखो सारी चीजें राज्य को अच्छे चलाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बुक में बताया कि अगर आपको राज्य ठीक प्रकार से चलाना है, राज्य को बहुत ही सुविधा अच्छे से सुचारू रूप से चलाना है, तो उन्होंने किसके बारे में बात करी, सुधार के बारे में बात करी। सुधार क्या, मैंने क्लास में बताया था कि यहाँ पर सरकार लिखा होगा कि, लेकिन अगर आप पुरानी बुकें देखोगे तो आपको राजा लिखा मिलेगा कि उनके अनुसार जो राजा है वो क्या करे, वो कृषि को, मतलब कि जो किसान है उनके लिए क्या किस किस चीज को प्रोवाइड करे, हल करे, बैल करे, बीज करे, और अलग अलग तरह की सुविधाएं उत्पन्न करवाए। मतलब सिंपल सी बात ये है, आज के समय पर भी ये बातें लागू होती है कि जो सरकार है वो क्या करे, वो हर गांव तक इस तरीके क्या पहुंचाए, इस तरह की चीजें पहुंचाए, जैसे कि अगर किसानों को हल की जरूरत है तो हल प्रोवाइड कराए सस्ती दरों पर, उन्हें बीज, बैल, ये सब कुछ उन्हें प्रोवाइड कराए। सुविधा होनी चाहिए किसकी तरीके, सुधार की। और सुधार किसमें होगा, आपकी भूमि में सुधार होगा, कृषि में सुधार होगा, तो ये सारे काम उन्होंने करने चाहिए। तो इन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने बताई। और वही बंजर भूमि पर जोतने का सुझाव दिया कि जो बंजर भूमियां हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, तो उन पर भी क्या करें, उन पर भी काम कर उन्हें भी क्या करें, ऐसा बनाया कि वो भी प्रोडक्टिविटी दे। तो ये सारे उन्होंने पॉइंट बताया। इनका एक और मेन पॉइंट था कि एक गांव में 100 से 500 तक के परिवार ही होने चाहिए, इससे ज्यादा परिवार नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों ऐसा क्यों, देखो जैसे जैसे गांव बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए इतना सा एरिया गांव का है, जैसे जैसे यहाँ परिवार बढ़ते जाएंगे, ये गांव का एरिया, रहने का एरिया और ज्यादा बढ़ता जाएगा। रहने का और एरिया, जो गांव है एरिया और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जब रहने का एरिया और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपकी जो खेत वगैरह है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ठीक है, तो ये एक इनका पॉइंट था कृषि से जुड़ा हुआ। तो ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, चलिए। उसके बाद इन्होंने एक और बात कही थी, यहाँ पर 2 सेकंड रुकिए, मैं कोई आ गया था तो इसलिए अभी जाना पड़ा था। इन्होंने एक बात एक और कही कि जो खेती है ना, उसको सीधा किससे जोड़ देना चाहिए, आपके उद्योगों से जोड़ देना चाहिए, मतलब कि व्यापार से जोड़ देना चाहिए। इन्होंने कहा भाई अगर खेती को, भाई कोई खेत है, खेती को अगर सीधा किससे जोड़ दे, व्यापारी से जोड़ दे। मतलब व्यापारी लोग क्या करें, व्यापारी लोग सीधा खेत से जाके अगर सामान ले, तो वो जो बीच की जो मैटर होते हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे बहुत ही अच्छे से क्या होगा, जो कृषि भी अच्छे से हो पाएगी, कृषि जो किसान है उनको भी अच्छे से धन मिल पाएगा और उसका वो मिल पाएगा, और जो व्यापारी लोग हैं उनको भी डायरेक्ट फायदा होगा। मतलब बीच में जो वो पैसा बढ़ जाता है ना, उसको इन्होंने कहा कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने एक और चीज़ बदली, ये मेन पॉइंट है, जो ये काम संभालेंगे, जो सरकारी फर्म होगी जो ये काम संभालेगी, उसको इन्होंने कहा सीता
अध्यक्ष, इनको नाम दिया सीता अध्यक्ष, इंग्लिश में भी सीता अध्यक्ष ही बोलते हैं इसको। आगे के पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट जो होता है व्यापार, ट्रेड। इन्होंने व्यापार के बारे में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि व्यापार को नियंत्रित करने का पक्ष, मतलब सिंपल सी बात है, देखो व्यापार जो भी लोग कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। नियंत्रित का मतलब है कि भाई व्यापार जो भी कर रहे हैं उन पर टैक्सेशन लगाने चाहिए, मतलब अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाने चाहिए। और इसी से जुड़ के एक पॉइंट बन जाता है कर, क्या कर। अब देखो टैक्स अलग प्रकार का लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। वरना तो जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोग क्या करते हैं, मतलब बिजनेसमैन होते हैं, वो सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं, लाभ के बारे में सोचते हैं, वो और किसी चीज के बारे में नहीं सोचते। तो भाई आपको क्या करना है, जो लाभ है वो उसको ध्यान रखना है कि लाभ कमाने के बारे में ना सोचें और वो चीजों को और भी चीजों में हो। तो वही कानून बनाया जाए, उसमें टैक्स कर वगैरह लगाए जाए, जैसे बिक्री कर रहे हैं उससे कर लगाया जाए, और राष्ट्र की शक्तिशाली राष्ट्र उसको बनाया जाए। मतलब अलग अलग पॉइंट थे, ठीक है। मेनली आप व्यापार में क्या लिख सकते हैं, मेनली आप व्यापार में लिख देना कि क्या क्या चीजें हैं, कर से रिलेटेड जोड़कर, इसको जोड़कर लिख देना और पढ़ लेना, छोटी छोटी बातें, मेन बातें हैं। उसके बाद आती है जनसंख्या। देखो उस समय की जो जनसंख्या आपका पॉपुलेशन, उस समय की जो जनसंख्या थी बहुत कम थी, क्या थी, बहुत कम थी। तो ये उस पर बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई जनसंख्या को थोड़ा बढ़ाना है। दो तरीके से जनसंख्या को बढ़ाना है। देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो वर्किंग हैंड भी बढ़ेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, काम करने वाले लोग भी बढ़ेंगे। और अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो राज्य की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले होते थे राज्य छोटे छोटे, ये एक राज्य है, एक दूसरा राज्य है, और राज्यों में ही कई बार आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते थे। तो वही है कि अगर हमारा पावरफुल होंगे, हम हमारे पास पावर होगी, हैंड पावर्स होंगी, तो हम थोड़ा सा और अच्छे से होंगे। तो वही है कि इन्होंने कहा, क्या कहा कि भाई जनसंख्या को, इन्होंने बढ़ती जनसंख्या को बुरा नहीं माना, और इन्होंने कहा कि भाई किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से जनसंख्या घट रही है अलग तरह की, तो इन्होंने कहा जनसंख्या को कोई नियंत्रित नहीं, सर आराम से इन्होंने कम से कम 10 बच्चे, मतलब कि एक परिवार कम से कम 10 बच्चे कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इन्होंने कोई जनसंख्या बढ़ने की बात कोई मेन पॉइंट नहीं कर। लेकिन अगर देखा जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो जब हम कृषि की बात करें थे तो इन्होंने एक बात बोली थी कि भाई एक गांव में 100 से 500 परिवार रहे, मतलब कि इन्होंने देखो जनसंख्या बढ़ने के पॉइंट पर कुछ तो बात मानी थी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उन्होंने यहां भी कहा कि जनसंख्या को बढ़ाते भी रहना चाहिए, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम हो गई थी। तो ये एक पॉइंट था, इसे थोड़ा सा लिख देना। उसके बाद एक आता है श्रम संबंधी विचार, भाई लेबर संबंधी विचार। इन्होंने वही बात कही, इन्होंने कहा कि लोगों को सही प्रकार से उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, लेबर मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति भाई कहीं पर काम कर रहा है, मजदूर है या किसी भी तरीके से गए, उनको जब तक आप उनके जितना वो उनके मिलना चाहिए, और उन्हें अगर उतनी मजदूरी नहीं दी जाएगी तो ना तो वो व्यक्ति अच्छे से काम करेगा और ना ही वो राज्य को बेहतर करने का काम आएगा। क्योंकि देखो अगर हम अच्छे से काम करेंगे, हम तरक्की करवाएंगे चीज़ों में, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी उद्योग की तरक्की हो रही है तो हमारे देश की भी तरक्की होगी, और अगर हमको अच्छे से मजदूरी नहीं मिलेगी तो हमारे देश की तरक्की भी नहीं होगी। तो ये पॉइंट थे कि भाई इन्होंने कहा मजदूरी का लाभ सबको मिलना चाहिए, मजदूरी कम नहीं करनी चाहिए, और जितना मिलना चाहिए उतना ही उसको मिलना चाहिए। और बहुत ही अलग अलग इन्होंने पॉइंट दिए छोटे छोटे, वो आप देख लेना बड़े आराम से, कोई इतना बड़ा चीज़ें नहीं है। उसके बाद सार्वजनिक वित्त की बात करी, भाई सार्वजनिक मतलब पब्लिक, आपके पब्लिक फाइनेंस की बात करी। पब्लिक फाइनेंस का मतलब है लोगों को देखो कल्याण करना था ना, कल्याण किस तरह का होता है, जिस तरह से भी कल्याण होता है कि भाई जब जिस तरह सार्वजनिक वित्त होता है, सार्वजनिक वित्त का मतलब होता है, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, पब्लिक फाइनेंस होता है कि लोगों का जो सार्वजनिक होता है वो लोगों का पैसा तो होता है, पर लेकिन वो राजा के पास होता है, तो उसे राजा का पैसा भी कई बार लिखते हैं, लेकिन राजा का पैसा तो होता है लेकिन राजा का नहीं होता, वो लोगों का ही होता है। तो वो लोग, उन्होंने ये चीज रखी कि भाई लोगों से किसी प्रकार से कर अलग तरह से कर लिया जाए हर चीज पर, जैसे कि आपका उद्योग पर, वन पर, मछली पकड़ने पर, खाने पर, व्यापारियों पर, हर प्रकार से किसी न प्रकार कर लगाया जाए, आयात कर, पुल कर, ये कर लगाया जाए, और ये सारा कर इन लोगों के लिए ही काम में लाया जाए। मतलब कि लोगों के काम में, भाई सड़क बनानी है, ये करनी है, वो करनी है, हर चीज़ पर उनके लागू किया जाए, उसे यूज़ किया जाए। तो वही आपका जो आज के समय पर होता है, हम टैक्सेस देते हैं अलग अलग, और उसे टैक्सेस का सरकार क्या करती है, यूज़ करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या जुड़ी थी, सार्वजनिक वित्त से, पब्लिक फाइनेंस से जुड़ी हुई थी। अब इसमें टैक्सेस आ गए, कुछ करारोपण, मतलब कि अलग अलग टैक्सेस। तो इन्होंने वही बताया, इसमें जब टैक्सेस की बात आ गई तो काफ़ी सारे टैक्स, कर लगाना चाहिए, कर लगाना बहुत जरूरी है सुविधा के लिए, कि जितना ज़्यादा कर लगेगा उतना ज़्यादा लोगों के लिए भला होगा, लेन देन के लिए सुविधा होती है। और ये सारी इन्होंने कर की बात करी, आराम से पढ़ लेना। कर में 2-3 बातें करी, जैसे सुविधाजनक कर, सुविधाजनक मतलब कि
किसी का व्यापार कम है तो उसे कम कर दो, किसी का व्यापार ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कर देगा, इस तरह का। न्यायपूर्ण भी यही हो जाता है कि ऊंची दर उसे दो जिसका बहुत ज़्यादा धनी है और निर्धन पर कम भार दिया जाए, इस तरह के कुछ कर के बारे में बात करिए। भूमि राजस्व का मतलब होता है भूमि में लगाया जाने वाला कर, कि भूमि के ऊपर लगाया जाने वाला कर, कि भूमि प्रोडक्टिव है, इस तरह से भूमि पर जो आय मिल रही है लोगों को, भूमि से आय मिल रही है वही कर वसूला गया, ठीक है, अलग अलग तरह की उपज के अनुसार। और इन्होंने कहा था उपज के अनुसार, भाई कोई भूमि से कितना उपज कमा पा रहा है उसके अनुसार इन्होंने कहा था। एक सार्वजनिक व्यय मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सार्वजनिक व्यय जो कर रहे हैं लोगों के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका प्रशिक्षा व्यय हो जाएगा, प्रशासनिक व्यय हो जाएगा। मतलब ये सिंपल सी बात है, लोगों के भले के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी व्यय करती है सरकार, ये मतलब कि राजा उस समय का, वैसे इसमें सरकार लिखा रहता है, वैसे राजा करता था उस समय, कि राजा जो भी वो करता है पैसा खर्च करता है, उन सभी के बारे में इन्होंने बताया कि उसे बजट बनाना चाहिए, बजट बना के ढंग से तरीके से करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें आज भी हमारे समय पर होती है, ठीक है। उससे आगे बात कर लेते हैं सामाजिक सुरक्षा के बारे में। इन्होंने बात करी सामाजिक सुरक्षा की, कि सामाजिक सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा में क्या हुआ कि 2-3 तरीके इन्होंने वो बना दिए थे, जैसे क्या, जो माइंडेड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं वो अलग हो जाएं, मतलब कि वो अपना अलग तरीके से उसे प्रशासनिक में जोड़ दो, जो बहुत ही बल वाले हैं उन्हें सेना में जोड़ दो। इस तरीके से आपका क्या होना चाहिए, सुरक्षा मिले, किसी भी तरह की सुरक्षा मिले, हर चीज़ को उन्होंने इस तरह से जोड़ा था सुरक्षा संबंधित में। दास प्रथा क्या होती है, एक ऐसा दास प्रथा को मैं अगर बहुत सिंपल में बता दूं तो मैनेजर, मतलब कि जो सारे नौकर वगैरह हैं उन सबसे एक बड़ा पर्सन जो कि जिस पर सारा अधिकार हो, मतलब कि उसे संपत्ति का अधिकार भी हो, हर प्रकार का दे रहे हो, और उसे छोटा ना माना जाए, उसे बड़ा माना जाए, मैनेजर टाइप चीज। तो दास प्रथा चली थी इनके समय पर। ब्याज, इन्होंने एक चीज को ब्याज में एक चीज जरूर लिख देना कि इन्होंने जो भूमि पर ब्याज देना होता है ना, मतलब कि भूमि हमारी, जैसे कहते हैं ना भूमि हमारी माता है, तो इन्होंने वही चीज बात करी कि भूमि पर ब्याज नहीं देना। तो इन्होंने ब्याज के लेन देन को बुरा तो नहीं माना, लेकिन एक चीज कही कि भूमि पर आप अपनी जो भूमि है, जिस जन्म भूमि है, उस पर आप ब्याज नहीं लोगे, ठीक है। वो आपकी माता, मतलब इस तरह से लिखा नहीं है पर लेकिन सही मायने में यही विचार था कि जो भूमि है वो हमारी माता है, हमारी खुद की है, तो उस पर ये नहीं करना चाहिए। और ये मैंने एग्जांपल काफ़ी सारे दिए हैं कि जो व्यापार करते हैं ना, जैसे मछली पालन करते हैं, तो वो खुद उस मछली का भोग नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह मैंने देखा है खेतों में भी कि जो खेत में से जो खेती करते हैं, ज़्यादातर मैंने एक चीज़ देखी है कि वो उस खेती में लगा हुआ जब तक उसकी फसल नहीं बिक जाती उसका उपभोग नहीं करते, तो वो वही है कि बच्चों की तरह पालते हैं उसको इस तरीके से। राज्य के अंग बहुत जरूरी है, राज्य के अंग पूछे भी जाते हैं। राज्य के अंग क्या क्या है, राजा है, मंत्री है, भू प्रदेश प्रजा है, दुर्ग है। दुर्ग आपका वो होते हैं, वो क्या कहते हैं, कोर्ट वगैरह, मतलब कि ये क्या बोलते हैं इसे, ये जो होते हैं ना भवन वगैरह, बहुत बड़े बड़े भवन होते हैं जिसमें सेना वगैरह ठहरती है, इस तरह से जो बचाती है उसको, तो उसे दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। कोष हो गए आपके अलग टाइप के कोष, सेना हो गई, ठीक है, मंत्री हो गए, सारे के सारे अंग हो गए राज्य के। कीमत का नियंत्रित करना चाहिए। अगर कीमत बढ़ती चली गई तो वही होगा कि अमीर बहुत अमीर हो जाएंगे, गरीब और बहुत गरीब हो जाएंगे, तो कीमतों पर नियंत्रित करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट है और बहुत सारे पॉइंट दिए, आप 6-7 भी लिख दोगे तो काफ़ी हो जाएगा। राज्य से जुड़ी बातें, सारी बातें राज्य से जुड़ी हुई थी, ठीक है। भौतिक धन से जुड़ी बातें, भौतिक धन से क्या क्या होता है, वास्तविकता क्या है, हस्तक्षेप मतलब कि आप इंटरफेयर करते हो किसी चीज़ में, वो क्या है। तो ये अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप 4-5 भी लिख दोगे, वैसे तो ये बहुत एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं आपको करना, पर हाँ 2 पेज में बड़े आराम से हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये आपका कौटिल्य था, कौटिल्य के अन्य विचारों को बताया। देखो विचार बहुत है, बुक भाई इतनी बड़ी है, तो इनकी जो अर्थशास्त्र की बुक थी बहुत बड़ी थी, तो उसमें बहुत सारे विचार हैं, तो कुछ विचार आप बता दो, मेनली 6-7-8 पॉइंट बता दोगे, बड़े आराम से आपके 3-4 पेज तो एकदम से बढ़ जाते हैं, बहुत ही ईजी आराम से बढ़ जाएंगे। तो मैंने क्लास में बताया किस तरह करना है, तो इतना ज़्यादा ना कर भाई मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए अब आराम से बता देना, बड़े आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका था कौटिल्य। अब मैं टाइम निकाल के एक और पढ़ा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा दिया, वैसे मैं क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और मैं पीडीएफ वगैरह सब डाल ही दूंगा, आप वो देख ही लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे पढ़ते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए।